हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आपको पता है ये हमारी जो है बुक सेकेंड है क्लास 11th की। तो आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 5वां है। यहाँ पर हम विधायिका के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम विधायिका की। ठीक है, मेन चीज ये है कि भाई जो विधायिका है, विधायिका का रोल हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? संसद में देखने को मिलता है। तो अक्सर हमारे माइंड में प्रश्न यही उठता है कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्योंकि संसद में ही हमें वास्तव में विधायिका का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। समझ में आती है कि भाई संसद से ही विधायिका है। तो यहाँ पर विधायिका केवल आपका कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं है। यानी वैसे तो विधायिका का मेन रोल क्या है? कानून बनाना है। लेकिन केवल विधायिका कानून बनाना है का काम ही नहीं है। ये जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है और साथ ही साथ इनका एक केंद्र भी है। यानी कि ये सदन में जो है, आपकी संसद के सदन में जो बहस होती है, बहिर्गमन होता है। बहिर्गमन का मतलब होता है वॉकआउट कर जाते हैं लोग, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति बनती है। यानी सब लोग उस चीज को सर्वसम्मत होते हैं, सरोकार करते हैं या सहयोग करते हैं। इन सब में ये जीवंत रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। विधायिका के तहत हमें ये सब देखने को मिलते हैं। यानी आप ये बात आपने कभी देखा हो, कभी लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी देखी हो आपने, तो वहां पर देखा होगा आपने कि भाई किसी चीज पर कोई विपक्ष जो है समर्थन नहीं कर रहा है। विपक्ष अगर लगता है कि भाई इस चीज में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो उसका विरोध करता है, कहता है चेंज किया जाए। तो ये सब चीजें हमें संसद की कार्रवाइयों में, सदन की कार्रवाइयों में देखने को मिलती हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए, सदन में जो कार्यवाहियां हो रही हैं, अगर ये कार्यवाहियां ना हो तो लोकतंत्र भी जीवंत नहीं दिखेगा हमें। क्योंकि लोग यहाँ सदन में जो कार्यवाहियां होती है, सदन में जो बहस होती है, सदन में जो बहिर्गमन या विरोध होता है, उसी के फलस्वरूप जो है कानूनों में सुधार आता है, कानून बनते हैं, कानूनों में चेंजेस लाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति ये सारे कानून बना दे, तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली बात है, लोकतंत्र सभी सफल होगा जब जनता के जनप्रतिनिधि वहां पर जो है फैसला करेंगे। जनता के जनप्रतिनिधि मिलकर अपना जो है अपना अपना वोट डालेंगे, वहां पर अपना अपना जो मत देंगे कि भाई ये चीज जो है जनता के लिए हितैषी है या नहीं है, तभी तो कोई चीज निकल के आएगी। तो यहां पर वास्तव में विधायिका के बिना जो है लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और खास करके प्रतिनिधित्व वाली विधायिका, यानी खास करके जो आपके यहाँ जो विधायिका है प्रतिनिधित्व वाली है, तो प्रतिनिधित्व वाली विधायिका जो है, इसके बिना एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। विधायिका का अगला रोल ये है यहाँ पर कि विधायिका जो है आपके जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यानी कि इसी के माध्यम से सुनिश्चित होता है कि भाई आपने क्या किया। सदन की जब कार्यवाही होती है तो ऑब्वियसली बात है, वहां पर तमाम मेंबर्स होते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी विपक्ष वाले प्रश्न पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने इस मुद्दे को लेकर अपना क्या काम किया है, किस तरह से आपने जो है यहाँ पर कार्रवाई की है, क्या इस मुद्दे का जनता पे इम्पैक्ट पड़ा है, पूछे जाते हैं सवाल। तो वहां पर हमें एक तरह से ये देखने को मिलता है कि भाई उत्तरदायित्व हो जाता है। भाई जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं विधायिका में, उनका उत्तरदायित्व भी है। ठीक है, और वास्तव में उत्तरदायित्व की भावना निकल के आती है, तो ये उत्तरदायित्व जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। यानी सवाल पूछते हैं हम सदन के अंदर खड़े होके, तो सवाल पूछने से क्या होता है, सामने वाला जवाब देता है। कहीं सवाल सामने वाला अटक रहा होता है तो भाई उसका समाधान लेकर आता है। तो हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक लोकतंत्र का आधार निकल के आता है। यानी प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार ये क्रिएट करती है विधायिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काफी बार ये भी एक बात कही जाती है कि लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कल आपने पढ़ा था कि वास्तविक कार्यपालक शक्ति जो होती है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, उसका जो है पूरा मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, उस मंत्रिपरिषद के जरिए वो अपना जो है पूरा कामकाज चलाता है। ठीक है, पूरी कार्रवाइयां संचालित करता है, ये आपने देखा है। अब देखिए है क्या अमूमन ये बात, यहाँ पे लाइन लिखने का रीजन क्या है? लाइन लिखने का रीजन ये है कि मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी कोई है और सत्तारूढ़ पार्टी जो है अपने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। ठीक है, और वहां पर वन मैन इन आर्मी वाला सिद्धांत है। यानी कोई एक व्यक्ति फैसला लेगा, एक व्यक्ति सारे डिसीजन लेगा और बाद बाकी लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में हमें देखते हैं कार्यपालिका ज्यादा हावी दिखने लगती है हमें। जैसे आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे यही होता था। इंदिरा गांधी जब थी, इस समय इंदिरा गांधी थी, तो वहां पर यही देखने को मिलता था। इंदिरा गांधी जो बात कह देती थी तो वो सभी को माननी पड़ती थी। विधायिका में बैठे उनके जो कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी को वो बात फॉलो करनी पड़ती थी। कोई वहां पर उनकी बात को काट नहीं सकता था। वर्तमान परिस्थितियों में भी आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज अगर हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कार्यपालिका ज्यादा हावी है। यहां पर यह देखने को मिलता है कि कार्यपालिका ज्यादा हावी है, जबकि यहां पर विधायिका को कार्यपालिका को नियंत्रित करना है,
कार्यपालिका को नहीं। लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि भाई सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। यानी कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब प्रचंड बहुमत की सरकार होती है तो पॉसिबल है, लेकिन जब प्रचंड बहुमत की नहीं होती है तब विधायिका पूरी तरह से कार्यपालिका को नियंत्रित कर पाती है। ये बात आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है, उसे लागू करता है, यानी कि मंत्रिमंडल ही तय करता है। तो ये बात आप जानते हैं, मंत्रिमंडल जब तय करेगा तो ऑब्वियसली बात है विधायिका में जो बैठे कैंडिडेट हैं उन्हें फिर डिसीजन लेना होगा कि भाई ये कानून बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ आलोचकों का मानना ये है कि संसद का विनाश हो गया। संसद का विनाश होने का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल में आपने पढ़ा था कि मात्र 15% लोग होंगे केवल, ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होंगे। तो 15% क्या बाद बाकी के जितने लोग हैं 400 प्लस जो लोग हैं उन सबका मत तय कर देंगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं करेंगे। तो आलोचक इसी वजह से कहते हैं कि भाई जब तक बहस ना हो, लोगों का समर्थन ना मिले, यानी संसद में मौजूद जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका समर्थन ना मिले, तब तक आप कैसे कह देंगे ये चीज जनता के लिए सही है या गलत है? तो ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट ये है कि विधायिका के तहत सदन में कार्रवाई होनी चाहिए, सदन में उस पर बहस करवाई जानी चाहिए, सदन में उस पर जो है अपने आचार विचार रखने जाने चाहिए, तभी निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन होता नहीं है। व्यवहार में आपने देखा होगा कि किचन कैबिनेट बनकर पूरा काम चलाया जाता है। किचन कैबिनेट का मतलब आपने पढ़ा भी है पॉलिटी में। किचन कैबिनेट का मतलब क्या है कि वहाँ प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा सलाहकार, बड़े बड़े विभागों के, वही लोग मिलकर पूरी सरकार चला देते हैं, वही लोग मिलकर विधायिका के भी काम निपटा देते हैं। ये यानी व्यवहार में आपको देखने को मिलता है, और ये गलत भी नहीं है, व्यवहार में आप देखते भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर वही बात कही गई, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। हकीकत बात यह है कि कार्यपालिका जो खड़ी हुई है, कार्यपालिका प्रचंड बहुमत से जो खड़ी हुई है, वो प्रचंड बहुमत से विधायिका की ही देन है। विधायिका में उसके अगर कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे, विधायिका में बहुमत से अगर वो नहीं आ पाएगी, तो कार्यपालिका कहां से खड़ी हो जाएगी? कार्यपालिका बनती इसी बिहाफ पर है, इसी बेस पर बनती है। यानी जितने लोग चुनकर आते हैं, ये देखा जाता है कौन सी पार्टी बड़ी है, कौन सी पार्टी जो है बहुमत में है, उससे आग्रह किया जाता है। बहुमत में नहीं है तो सबसे बड़ा दल जो होता है उस समय, उससे आग्रह किया जाता है कि गठजोड़ करके आप अपनी सरकार बनाइए। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि वास्तव में विधायिका यानी मंत्रिमंडल तभी शक्तिशाली बनेगा जब विधायिका में बहुमत हो। विधायिका में बहुमत नहीं है, अब ये सी बात है, मंत्रिमंडल भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, यानी कार्यपालिका भी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। लेकिन अमूमन मामलों में यही हमें देखने को मिलता है, कार्यपालिका विधायिका पर कभी कभी हावी रहती है। जैसा कि एग्जाम्पल भी दिया मैंने इंदिरा गांधी का, और इस हकीकत बात भी है, आपने पढ़ा भी है, एनसीईआरटी में ये बात खुद लिखी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ कार्रवाइयाँ दी हुई हैं, एक 28 फरवरी सन 2002 की कार्रवाई है। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री है जसवंत सिंह जी ने जो है 50 किलोग्राम यूरिया की जो खाद बोरी है, इस पर 12 रुपये बढ़ाने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ऐसे करके इसका जबरदस्त विरोध हुआ है, और 11 मार्च सन 2002 को विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण यहाँ पे वित्त मंत्री को खाद की कीमतों में जो वृद्धि की गई उसको वापस लेना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि विधायिका का कैसा रोल है, यानी कि कोई चीज अगर जनता के हित में नहीं है, कोई चीज वास्तव में अनैतिक है, या कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर जनता फायदे में नहीं, जनता नुकसान में, बल्कि सरकार फायदे में जा रही है, सरकार जनता का शोषण करने की सोच रही है, तो विपक्ष वहां पर उंगली उठाता है। तो वो आपको यहां देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से विपक्ष के विरोध की वजह से यहाँ पे सरकार को झुकना पड़ा है, वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं, इसलिए विधायिका का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, ये सब कार्रवाइयां ऊपर है, कार्रवाइयां मुद्दे दिए हुए हैं, इनसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सबसे अगला यहाँ पर हमारी हेडिंग है, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है। यानी कि रीजन क्या है कि संसद में 2 सदन क्यों रखे गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ भी यानी अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, यानी उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, निम्न सदन जो है आपका लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरत क्या है, यानी कि आप ये बात जानते हैं कि राष्ट्रीय विधायिका का नाम जो है हमारी संसद ही है। यानी कि हमारी अगर विधायिका का शब्द, राष्ट्रीय विधायिका का यहाँ नाम आएगा, वो उसका मतलब ये संसद, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप। देखिए, आपसे मैंने कल भी आपसे बोला था कि यहाँ पर भी, जैसे कल वाले चैप्टर में कार्यपालिका में कुछ तथ्य जो थे नोट करने लायक थे, तो वैसे यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी कुछ तथ्य जो है आपको नोट करने लायक मिलेंगे। तो आपसे आग्रह मैं यही करूंगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, मैं उन चीज़ों को अंडरलाइन कर दूंगा, उन पर फोकस डाल दूंगा ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, संसद है। और राज्यों की जो हमारी हैं विधायिकाएं, तो राज्यों की विधायिकाओं को हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। राज्यों की विधायिकाओं को हम विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में बात की जाए तो भारतीय संसद में हमारे 2 सदन है, यानी कि हमारी विधायिका जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। यानी 2 सदन होने की वजह से हमारी क्या है, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यानी कि एक सदन हमारा क्या है, एक सदन यहाँ पर राज्यसभा है, दूसरा क्या है, लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा केंद्रीय रूप से अगर देखें, यानी कि हमारे केंद्रीय रूप से क्या है, यानी कि हमारे राष्ट्रीय संसद में क्या है, 2 सदन है।
जबकि राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, यानी राज्यों के विधानमंडल हैं, वहां पर विकल्प दिया गया है, संविधान में विकल्प रखा गया है कि भाई अगर राज्य बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, या राज्य अपने खर्चे पर ये दूसरा सदन चलाने का खर्चा मेंटेन कर सकता है, तो वहां पर 2 सदन भी रखे जा सकते हैं। तो वर्तमान में अभी 7 राज्यों में नहीं है, बल्कि अभी 6 राज्यों में 2 सदन हैं, यानी कि विधानसभा विधान परिषद जो है अभी 6 राज्यों में है। देखिए जम्मू कश्मीर में तो खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। यानी ऐसे करके 6 जगहों पर अभी आपकी द्विसदनात्मक विधायिका है राज्यों में। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा है, तो ये आप समझ लीजिए। यानी कि राज्यों में क्या है, कंडीशंस नहीं है राज्यों में, ये इन पर दबाव नहीं है कि आप 2 सदन चलाइए। हो सकता है राज्य का स्वरूप छोटा है तो 1 सदन से ही काम चल जाए। जिन राज्यों में बड़े राज्य हैं वहां पर उन राज्यों ने बना ली हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान ने फोर्सफुली नहीं कहा है कि हर राज्य में 2 ही होंगे। ठीक है, तो राज्य में कहीं आप देखेंगे 1 विधानसभा भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि आपके केंद्रीय रूप से देखें, राष्ट्रीय रूप से देखें तो राष्ट्रीय रूप से आपके 2 हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई अगला सोचने वाली बात यह है कि ये 2 सदनों की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या रीजन रहा 2 सदनों को रखने का। 2 सदनों को रखने का रीजन ये रहा कि हमारा जो विविधतापूर्ण परिवेश है, यानी कई सारे देश ऐसे हैं जो काफी बड़े बड़े हैं, विविधतापूर्ण देश हैं, तो वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की वजह से क्या हो गया कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल गया, समाज के सभी वर्ग जो है यहां पर पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि अगर 1 सदन होता तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग छूट जाते, 2 सदन है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसलिए द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है द्विसदनात्मक व्यवस्था का सेकंड लाभ क्या है। देखिए इसके लाभों को आप अपने हिसाब से लिख लेना कि क्यों चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे बना देना। ठीक है, कि द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रदान कर सके, इसलिए रखी गई है। ये आप अपनी भाषा में से सॉर्ट कर लेना। दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ ये है, देखिए पहली बात ये होता है कि मान लीजिए 1 सदन है, 1 सदन का हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए 1 सभा है ऐसे करके, तो 1 सभा में कुछ कैंडिडेट बैठे हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया। ठीक है, और वहां से निर्णय पारित भी हो गया। ऑब्वियस सी बात है, मान लो उसमें कुछ खामियां होंगी, कमियां होंगी, तो उस सभा में मान लो एक जैसे लोग बैठे हैं तो उस पर चिंतन मंथन नहीं हो पाएगा। वही जब निर्णय जब दूसरी सभा में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कुछ लोग बैठे होंगे, उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो द्विसदनात्मक में हमें यही फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर यही फैसिलिटी मिलती है कि भाई मान लेते हैं कोई चीज लोकसभा से निकल कर आई तो राज्यसभा में उस पर मंथन होता है, राज्यसभा में कैंडिडेट उस पर बहस करते हैं, विचार विमर्श होता है, ताकि ये देखा जाता है कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें यही लाभ मिलता है कि सब पुनर्विचार हो सकता है। मेन चीज ये, संसद के प्रत्येक निर्णय पर हम दूसरे सदन में क्या करवा सकते हैं, पुनर्विचार करवा सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ मामलों में राज्यसभा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जैसे धन विधेयक के मामले में है, वैसे अन्य विधेयकों में स्थिति यही है कि भाई यहाँ पे पुनर्विचार होता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लाभ यही है कि हर जो विधेयक लाया गया कानून बनाने के लिए, उस विधेयक पर एक लंबी चर्चा होती है, लोकसभा से पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में देखा जाता है कि भाई ये है या नहीं है, वहां पर बहुमत परखा जाता है। तो ये आप इससे ये लाभ भी मिलता है, यानी कोई चीज जो है उस पर 2 बार हम पुनर्विचार कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है, यानी कि हमें 2 बार विचार करने का मौका मिल जाता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय यहां पर नहीं हो पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पर हमें यह देखने को मिलता है। अब देखिए राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि भारत में जो राज्यसभा है ये किस तरह का इसका रोल है, कैसी फंक्शनिंग है, कैसे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर आप ये जान लीजिए, संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होने का मतलब ये है कि भाई जहां पर राज्यसभा जो है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि लोगों का, जबकि लोकसभा जो होती है जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और यहां पर इसके मतदान या निर्वाचन का तरीका, यहाँ के कैंडिडेटों के निर्वाचन का तरीका कैसा है, अप्रत्यक्ष विधि से है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जनता सीधे सीधे नहीं कर रही है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है, वो प्रतिनिधि जो है यहाँ के राज्यसभा के कैंडिडेटों का चयन कर रहे हैं, निर्वाचन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी राज्य के लोग जो हैं राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और फिर राज्य विधानसभा के कैंडिडेट जो हैं, निर्वाचित कैंडिडेट राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये प्रक्रिया है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष विधि से मतदान हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई प्रतिनिधित्व के आधार पर हमारे राज्यसभा में 2 सिद्धांत लागू हो, यानी कि द्वितीय सदन जो राज्यसभा है, यहाँ पर 2 तरह से इसका जो है यहाँ पर 2 सिद्धांत लागू हो सकते हैं। कैसे कैसे तो लागू हो सकते हैं, जैसे कुछ देशों में ये व्यवस्था है, कुछ देशों में जो राज्य हैं, राज्यों के स्टेट बने हुए हैं, राज्यों के प्रांत बने हुए हैं, उन सभी प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कुछ देशों में ये प्रणाली है,
जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमने जनसंख्या के अनुपात में जो है असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। यानी मान लीजिए कुछ राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से प्रतिनिधि ज़्यादा आएंगे। जैसे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से 31 प्रतिनिधि आ रहे हैं, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या कम है तो सिक्किम से कितने आ रहे हैं, सिक्किम से मात्र 1 आ रहा है। तो हमारे यहाँ असमान प्रतिनिधित्व है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं, यानी कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका के दूसरा सदन जो सीनेट होता है वहाँ पर हर राज्य से समान प्रतिनिधि आते हैं। यानी हर राज्य से वहाँ पे 2 लोग आएंगे ही आएंगे, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ के संविधान निर्माताओं ने भी व्यवस्था क्यों फॉलो नहीं की? उनका मानना यह था कि भाई अगर हम मान लीजिए हर राज्य से 2 लोग रख देंगे तो ये भी तो हो सकता है कोई बड़ा राज्य हो और बड़े राज्य की लोगों की ज़्यादा आकांक्षाएं और राज्य की ज़्यादा समस्याएं हों और केवल 2 लोग आ जाएं तो 2 लोग वो हैंडल ना कर पाएं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ अमेरिकी सीनेट वाला मॉडल नहीं अपनाया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि संविधान की 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये आप सेकंड पॉइंट में लिख लेना, ठीक है। यानी हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने पूरी निर्धारित कर दी है और हमारे यहाँ के निर्माताओं ने ये सिद्धांत नहीं अपनाया अमेरिकी सीनेट वाला, ठीक है। यानी हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचते हैं, समान नहीं पहुंचते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना, जनसंख्या वाले यानी कि यूपी 6 जो है, यूपी से कितने जा रहे हैं, 31 जा रहे हैं। भाई सिक्किम जो छोटा राज्य है वहां से 1 सीट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल इसमें लिख लेना। संविधान निर्माताओं के माइंड में यही बात थी, क्या बात थी कि भाई अगर हम समान प्रतिनिधि रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़े राज्य यहाँ पर अपने आप को ये समझेंगे उनके साथ अन्याय हुआ है। अगली बात यहाँ पर बताई गई है अगले पॉइंट में कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए ये जो सदस्य हैं ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, 6 सालों के लिए निर्वाचित होते हैं और ये दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। यानी कि अपने पद पर रहने के बाद, पद से हटने के बाद उपरांत दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखिए राज्यसभा के संदर्भ में जैसे हमने संविधान में राष्ट्रपति का पद सृजन किया है तो वैसे ही राज्यसभा रखने का एक अपना एक अलग रीजन था। रीजन ये था कि आप लोग जानते हैं लोकसभा विभिन्न परिस्थितियों में लोकसभा डामाडोल होती रहती है। डामाडोल का मतलब जान रहे होंगे कि कभी बहुमत मिला, कभी गठबंधन हुआ तो सरकार बनी, गठबंधन नहीं हो पाया सरकार गिर गई, यानी कि एक अस्थायी सदन है। तो संविधान निर्माताओं के माइंड में यही बात थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कभी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए कि देश में बिना जो है कह सकते हैं बिना माता पिता का देश हो जाए, यानी देश को चलाने वाले लोग ही ना रहें, लोग यानी कि अपने आपसी खींचतान में लोग उलझे रहें, तब तक कोई भारी आक्रमण हमारे ऊपर हो जाए। संविधान निर्माताओं के माइंड में ये सारी बातें पहले से स्पष्ट थी कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पर ऐसी परिस्थितियां भी अगर आ जाएं तो कोई एक ऐसी सभा समिति हो जो इन पर निर्णय ले सके। तो इसलिए हमने राज्यसभा में क्या किया कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट वाली पद्धति थी शुरुआत में, देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे सर पहली बार राज्यसभा चुनकर आई होगी तो तब ये था कि भाई यहाँ पर अभी पूरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर शुरुआत में क्या रखा गया, यहाँ पर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद 1/3 कैंडिडेट रिटायर करने की परंपरा चलाई गई। यानी शुरुआत से ही, यानी 1950 के बाद से ही यहाँ पर राज्यसभा में ये किया गया 52-53 में आकर कि हर 2 साल पहली, यानी कि जो आपकी राज्यसभा के पहले कैंडिडेट थे उन सबसे आग्रह किया गया कि 1/3 अपने आप निकल जाइए। और शुरुआत में क्या किया गया, पर्ची वाला सिस्टम डाल लिया गया। तो शुरुआत में रिटायरमेंट लाना था क्योंकि प्रोसेस चलानी थी, क्योंकि शुरुआत में प्रोसेस चलाना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि एक साथ सब लोग निर्वाचित होकर आए थे। ऑब्वियसली बात है, यानी जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, उसमें एक साथ सब लोग कैंडिडेट आए थे, तो ऑब्वियसली बात है उस समय दिक्कत रही होगी कि अब 1/3 कैंडिडेट कौन बाहर निकले। यानी एक बार कोई निर्वाचित होने के बाद अपना कार्यकाल पूरा किए बिना कोई बाहर निकलना चाहेगा, नहीं निकलना चाहेगा। तो वहां पर पर्ची सिस्टम किया गया था, यानी पर्चियां डाली गई थी और पर्चियों के जरिए 1/3 कैंडिडेट 2 साल बाद रिटायर किए गए थे। फिर उसके बाद फिर क्या है, ये रूटीन में आ गया। रूटीन का मतलब क्या है, एक यानी 2 साल बाद निकल गया कैंडिडेट, फिर तो साइकिल बन गया, यानी फिर से नए कैंडिडेट आए, फिर से पुराने निकले, फिर एक साइकिल पूरा स्टार्ट हो गया। तो वर्तमान में यही स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 कैंडिडेट अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। यानी आप देखेंगे राज्यसभा खाली नहीं होती है कभी, लोकसभा की तरह राज्यसभा पूरी तरह से भंग नहीं होती है, राज्यसभा चलती रहती है और इसी वजह से इसे जो है स्थायी सदन के रूप में हम जानते हैं, यानी कि परमानेंट सदन है। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें अगला पॉइंट लिख लेना, चौथा पॉइंट, कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इनके लिए चुनाव होते हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, यानी यथा इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। तो ये व्यवस्था का लाभ यही है कि भाई लोकसभा भंग हो जाए, कोई इमरजेंसी हो, तो यहां पर राज्यसभा उन महत्वपूर्ण मामलों को निपटा सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो यहां पर 12 कैंडिडेट जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है, इनके लिए निर्वाचन नहीं होता है। 250
सीटें हैं, 250 में से 12 का जो है यहाँ पर मनोनीत करता है ये, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपका यही है, निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त आपका यानी कि यहाँ पर 238 जो है निर्वाचित होने वाले हैं और इनमें जो है 12 कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। और मनोनीत वालों का आपको पता होगा निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। जिनमें ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति की मर्जी है, राष्ट्रपति जो है तत्कालीन सरकार से सलाह मशवरा करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन सलाह के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो ये तो राज्यसभा की स्थिति आपने जान ली। अब बात कर लेते हैं लोकसभा, यानी कि निम्न सदन। लोकसभा हो वैसे ही राज्यों में राज्य विधानसभा है, जैसी लोकसभा है वैसी राज्यों में राज्य विधानसभा है। और राज्यसभा के हिसाब से राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, और विधान परिषद हर राज्य में है नहीं, ये आपने देख लिया, ऊपर बता भी मैंने दिया। तो लोकसभा की बात कर लेते हैं। देखिए लोकसभा में जो कैंडिडेट चुने जाते हैं तो वो लोकसभा हो या राज्य विधानसभाएं हो, तो यहाँ जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। और यहाँ आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के चुनाव जो हैं या विधानसभा के चुनाव हैं तो यहाँ पर किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या के वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर ये चुनाव होते हैं, यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का मत मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत मूल्य के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये कहानी है, उस कहानी को मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ। कहानी वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ कहानी के बारे में। देखिए देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भाई 10 लाख पर एक सीट निकलती है, ये भी पढ़ा होगा 10 लाख पर लोकसभा की एक सीट बनती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या सीट नहीं बनेगी लोकसभा की, वहाँ भी बनेगी लोकसभा की एक सीट। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 1971 की गणना को, जनगणना को आधार रख लिया, और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। यानी कि शुरुआत में हमारे यहाँ ये बहस यही चली कि भाई इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी के समय में ये बहस चली, कुछ दक्षिण भारत के सांसदों ने ये बहस उठाई कि भाई उत्तर भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर भारत के जो मत वैल्यू है यानी वोट वैल्यू निकलती है, वोट वैल्यू के बारे में हम आगे क्लास 11th में ही बताया गया है, 11th में नहीं है तो मैंने आपकी जो लक्ष्मीकांत वाली किताब है वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। यानी वोट वैल्यू निकलती है, जनसंख्या से निकलती है, वो जनसंख्या कितनी है, कितनी सीटें हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो निकल के ये आ रहा था उत्तर भारतीय राज्यों की वोट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या कम होने की वजह से वोट वैल्यू कम थी। तो उस समय प्रस्ताव ये रखा गया, इंदिरा गांधी से पूछा गया अब आप बताइए उत्तर भारतीय राज्य तो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे समानता होगी। तो वहाँ पे तय किया गया कि हम लोग 1971 की जनगणना को आधार बना देते हैं, क्योंकि 1971 की जनगणना के दौरान जो जनसंख्या है लगभग उत्तर भारत की दक्षिण भारत की तुलना में लगभग समान ही थी, यानी फिर भी ज़्यादा ही थी उत्तर भारत की जनसंख्या, लेकिन समान सी ही थी। तो 1971 की जनगणना को आधार बना दिया, और उसी आधार पर यहाँ पर हमारे यहाँ जो लोकसभा के जो है मत वैल्यू फिक्स की जाती है, सीटों का आवंटन उसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर लिख लेना आप अगला पॉइंट कि भाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और चुनाव जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर इसका मूल्य होता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट। इस समय लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है, और यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। वर्तमान में 543 है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं 550, और 2 यहाँ पे मनोनीत होते हैं। आपको पता होगा आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 552 हो जाती है संख्या। इसके कार्यकाल पता होगा आपका, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में भंग हो जाए तो बीच में भी भंग हो सकती है, गठबंधन टूट जाए या फिर सरकार अपना बहुमत खो दे, विश्वास मत खो दे, तो बीच में भी भंग की जा सकती है ये। यानी कि वैसे अगर इसका कार्यकाल अगर पूरी चले तो 5 साल का है, और बीच में भी ये भंग हो सकती है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कोई सरकार जो है अपना विश्वास मत खो देती है तो बीच में भी ये भंग हो जाती है, ये बात आप जानते हैं। तो ये आपने लोकसभा के बारे में लिख लिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी है संसद क्या करती है, यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई संसद किस तरह से कामकाज करती है, क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला काम तो इसका ये है कि भाई विधायी कामकाज। विधायी का मतलब ये है कि संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बनाती है, और यहाँ पर बताया गया है कि भाई कि संसद जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद ये केवल और केवल स्वीकृति देती है, यानी केवल स्वीकृति देती है कि भाई ये कानून बन जाए। अब लागू करवाने का काम आप जानते हैं नौकरशाही का है, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका यहाँ पे इसके लिए जो है उत्तरदायी होती है, उन्हें जो है लागू करवाती है, ठीक है। ये बात आप कल भी पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका जो कानून बन चुके हैं उनका निगमन करती है, लागू करवाती है विभिन्न क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर बनाने का काम किसका है, संसद का है।
तो यहाँ पर बताया गया कि कैसे करके विधेयक तैयार होता है। तो विधेयक जो है वो कोई मंत्री है, मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही तैयार करती है। मान लीजिए कोई कानून बनाना है तो कानून के लिए पहले एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक विधेयक तैयार करना पड़ेगा। तो विधेयक जो है संबंधित मंत्रालय का मंत्री जो है वो विधेयक तैयार करवाएगा, और विधेयक तैयार करवाने वाले वहाँ पर संघ सचिवालय के जो ब्यूरोक्रेट हैं यानी कि नौकरशाह हैं वो तैयार करेंगे। बाद में उसे जो है मंत्रिमंडल ये तय करेगा कि भाई ये कैसे पेश किया जाए, यानी कि ये लाया जाए या नहीं लाया जाए। यानी कि मेन चीज़ ये है, सरकार डिपेंड करती, सरकार चलाती, सरकार चाहेगी कि भाई ये विधेयक आए तो संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, और सरकार नहीं चाहती है तो ये विधेयक नहीं लाया जाएगा। यानी बिना मंत्रिमंडल की मर्जी के की स्वीकृति के संसद में विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। और ऐसा कोई कैंडिडेट, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो अपना निजी तौर पर विधेयक लेकर आता है, तो ऐसे में उस पर जरूरी नहीं है सरकार का समर्थन हो ही या पास हो जाए। देखिए हमेशा विधेयक वही पास होते हैं जिसमें सरकार का समर्थन होता है, यानी सरकार का समर्थन का अभिप्राय कार्यपालिका की जो सरकार है उसका समर्थन होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यानी कि आपके वास्तविक कार्यपालक यानी प्रधानमंत्री की पूरी जो कैबिनेट है उसका समर्थन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसका समर्थन नहीं होगा तो विधेयक जो है पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर कार्यपालिका में जो बैठे हुए कैंडिडेट हैं वो कौन है, यानी कि वो नेतृत्व करता है, नीति निर्माता है, ठीक है, वही तो गाइड करते हैं, उन्हीं के अनुरूप पूरा जो है आपका विधायिका वाले कैंडिडेट भी फॉलो करते हैं उन्हें। तो ऑब्वियस सी बात है बिना सरकार के समर्थन के विधेयक पास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि भाई सरकार का समर्थन हो, कोई विधेयक तब लाया जाए उसे सरकार का समर्थन हो, ठीक है। तो आपने पहले विधायी कामकाज के बारे में जान लिया। इसके अलावा यहाँ पे इसका दूसरा रोल बताया गया है कि भाई कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है संसद का विधायिका के रूप में, ये कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र सीमित रखती है, जनता के प्रति उसको जो है उत्तरदायित्व सौंपती है, जवाबदेह बनाती है। रीजन यही है कि भाई कार्यपालिका से आप सवाल कहाँ पूछेंगे, कार्यपालिका से सवाल आप केवल यहीं पूछ पाएंगे, सदन में ही तो पूछ पाएंगे, संसद में तो पूछ पाएंगे कि भाई आपने क्या काम किया, आपके काम से देश की जनता को क्या लाभ मिला। तो मेन चीज़ ये है कि भाई कार्यपालिका पर नियंत्रण इसी प्रकार से रखा जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लेना, कार्यपालिका क्या है, ये कार्यपालिका पर उसका नियंत्रण उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इसके अलावा तीसरा रोल ये है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब ये है कि संसद के या सरकार को काम चलाने के लिए बहुत सारे जो धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन की वसूली आपको पता होगा कि भाई कर वसूली के जरिए आता है या फिर संसाधनों के जरिए बढ़ाती है धन। तो ये धन यहाँ पर लोकतंत्र में जो है यहाँ पर संसद कराधान करके टैक्स लगाकर इसके द्वारा धन प्रयोग पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो सरकार को जो है यहाँ पर वित्तीय शक्तियां दी गई हैं जिसके जरिए क्या है विभिन्न कार्यों के लिए सरकार को जो है धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी देती है ये, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने जो विभिन्न मदों पर, विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न जो है परियोजनाओं पर जो आवंटन किया है, खर्च किया है, उसके प्रति जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करती है। यानी पूछा जाता है कि भाई आपने जो इतना पैसा निकाला है भारतीय संचित निधि से, आपने कहाँ खर्च किया, ठीक है। आपको पता होगा कैग नामक संस्था बनाई गई है इन सबको देखरेख करने के लिए, इन सबकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये पूछते भी है, वित्तीय कार्यों को अधिकार तो देती ही देती है कार्यपालिका को, पूछती भी है सरकार से कि भाई आपने खर्च कहाँ किया, विवरण देना पड़ता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप लिख लेना, वित्तीय कार्य भी करती है ये। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय कार्य में आप लिख लेना कि ये लाइन देखिए, लिखना चाहे तो यहाँ से लेकर ये और इसका सब पॉइंट ये लाइन लिख लेना अगर कोई लिखना चाहे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, संसद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों के, अलग अलग धार्मिक समूहों के लोग यहाँ पर अपने विचारों को रखते हैं। तो ऐसे करके प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच है। बहस का मंच क्या है, यानी कि यहाँ पर हम वाद विवाद करते हैं, निर्भीक रूप से अपनी राय व्यक्त करते हैं, यहाँ पर कोई अंकुश नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सदनों में कोई अंकुश नहीं होता है। यहाँ पर सदनों के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हों या राज्यसभा के जो हों, तो वही यहाँ पर उन्हें जो है यहाँ पे कह सकते हैं, वही उन्हें यहाँ पर रोक टोक सकते हैं या वही अंकुश लगा सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पे कोई किसी पर अंकुश नहीं लगाता है। यानी आप निर्भीकता से अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, ये बात आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला रोल बताया गया है संवैधानिक कार्य करती है। संवैधानिक कार्य का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है संवैधानिक कार्य में कि संविधान संशोधन, यानी संवैधानिक कार्य जो है संविधान संशोधन से जुड़े हुए हैं। संविधान में भी कभी कभी लगता है कुछ प्रावधान छूट गए हैं या कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आज की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, उन्हें परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस मामले में दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ समान हैं। तो आपको पता होगा कि विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर संवैधानिक कार्य किए जाते हैं, संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं।
इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य भी ये करती है। कैसे करती है? यानी कि आपको पता होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के थ्रू ही होता है, तो निर्वाचन का कार्य भी करती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगला कार्य है न्यायिक कार्य। देखिए ये जो न्यायिक कार्य वाला है, काफी बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद कैसे न्यायिक कार्य करेगी, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसे करती है कि भाई भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार, यानी इम्पीचमेंट जब होता है तो इम्पीचमेंट में संसद का जो रोल है वो न्यायिक कार्य के तहत जो है न्यायिक कार्य की तरह हो जाता है। यानी अब इम्पीचमेंट की यानी कि महाभियोग वाली प्रक्रिया चलती है, संसद का रोल वहां पे एक न्यायिक कार्य के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि संसद जो है न्यायिक कार्य भी करती है। ठीक है, यानी एक लाइन में कि भाई ये इम्पीचमेंट की क्रिया में ये अपना प्रक्रिया में अपना रोल निभा रही है, तो एक न्यायिक कार्य का भी हिस्सा बन रही है ये। ठीक है, यानी अगर आपको कहीं अब लिखा मिल जाए कि संसद न्यायिक कार्य करती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। ठीक है, देखिए ये सब चीजें होती हैं ना, ये आपको तभी आप इस जो है यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन जो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पढ़ी होगी भाषा। यकीन मानिए अगर मैं रैंडमली क्वेश्चन पकड़ा दूं और आपसे कहा जाए संसद न्यायिक कार्य करती है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर कहेंगे अरे ये तो गलत है, आप क्रॉस कर देंगे उसे, ये तो गलत है। लेकिन नहीं, जब आप उसे गहनता से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई न्यायिक कार्य परिस्थितियों में आके न्यायिक कार्य भी ये करती है। तो यही अंतर है कि एक व्यक्ति जो डीपली पढ़ता है, डीपली पढ़ने वाले के क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा से ज्यादा हो पाते हैं, और जो व्यक्ति केवल नोट्स के चक्कर में कि भाई इधर उधर से कंटेंट हम पढ़ लेंगे, वो रह जाते हैं। तो हमेशा एक सारगर्भित रूप में एक प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करिए तो अपना रिजल्ट आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा में कंपेयर किया गया है, लोकसभा की शक्तियां बताई गई हैं, राज्यसभा की शक्तियां बताई गई हैं, ये भी जान लीजिए। वैसे तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, यहां भी एक बार कर लेते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है आपको, देखिए यहां पर आपको पता होगा आपके देश में 3 सूचियां हैं। संघ सूची है, संघ सूची में 97 विषय हैं, और संघ का मतलब ये है केंद्रीय सूची है, यानी इस पर कानून बनाने का हक किसे है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि ये ऐसी सूची है जहाँ पे 47 विषय हैं इसमें करीब, और 47 विषयों में यहाँ पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। और मान लीजिए अगर विवाद या विरोध की परिस्थिति है या फिर मतभेद है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर केंद्र का कानून बनाया हुआ कानून जो है प्रभावी होता है, ये बात आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर राज्य सूची जो है, यानी स्टेट सूची जो है, स्टेट लिस्ट जो है, वहां पर 66 विषय हैं, उस पर राज्य कानून बनाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर राज्यसभा इसे जो है आदेश दे, राज्यसभा इसे परमिट करे, तो केंद्र सरकार यहां पर जो है कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है राज्य सूची पर। ठीक है, तो वो बताया गया है यहां पर। तो यहां बताया गया है भाई ये संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ठीक है, धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत कर पारित करती है, ये तो रोल है ही है। यहां पर क्या है, ये सामान्य विधेयकों पर विचार करके पारित करती है, लेकिन धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। लेकिन जरूरी नहीं है इसका प्रस्ताव जो मान लिया जाए धन विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, ये कर प्रस्ताव है, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य वगैरह इनको स्वीकृति देती है। देखिए कर प्रस्ताव, बजट वगैरह पर यहाँ पर राज्यसभा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है धन वगैरह के मामले में, ये आपको पढ़ाई होगा। इसके अलावा संवैधानिक संशोधनों को भी पारित करती है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी वही सेम कार्यवाहियां हैं जो यहाँ पर है। संविधान संशोधन की पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति यही मतलब आपकी लोकसभा दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ठीक है, यानी न्यायिक कार्य भी कर रही है। तो यहाँ पर भी बताया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भागीदारी लेती है, और इम्पीचमेंट की क्रिया में ये भी राज्यसभा भी हिस्सा लेती है। ठीक है, इम्पीचमेंट में दोनों ले रहे हैं हिस्सा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई समिति और आयोगों का गठन करती है, उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। तमाम आयोग होते हैं, उनके कौन कौन से अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो इन पर विचार लोकसभा करती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई इंपॉर्टेंट रोल ये वाला है, इसका ध्यान रखना। जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर लोकसभा कानून नहीं बना सकती है। राज्य सूची पर जब तक राज्यसभा यहाँ पे परमिट नहीं करेगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची पर कानून नहीं बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। इंपॉर्टेंट वैल्यू लगा दिया है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, वैसे अमूमन होता नहीं है कभी कभी, लेकिन ऐसा परिस्थिति फंस जाए, परिस्थिति का मतलब ये है कि मान लीजिए राज्य सरकार जो मनमानी कर रही है, उस परिस्थितियों में यहाँ पर ये प्रावधान भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगली हेडिंग आपकी है कि भाई राज्यसभा की विशेष शक्तियां, कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी विशेष पावर्स हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, वो हम देखेंगे। आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि व्यक्तियों का, ना कि जनता का। और जहां पर आपको ये भी पता है कि भाई राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है।
ये बात आप जानते हैं, ठीक है। यहां पर इसे कुछ चीजों में विशेष अधिकार मिला हुआ है, जैसे राज्यों के संदर्भ में, यानी राज्यों के हितों की बात अगर आए तो उसमें सहमति स्वीकृति के लिए इसमें भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाह रही है, तब यहां पर राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। तो ऐसे में राज्यसभा की शक्तियां यहां पे बढ़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अभी आपने ऊपर जो पॉइंट देखा था ये वाला, यही पॉइंट यहां पे इसको बढ़ा चलाकर लिख दिया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा के पास कौन कौन सी विशेष पावर है? लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, धन विधेयक यहां पे प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधन या अस्वीकृत करती है। धन विधेयक कभी राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में ही जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो होती है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बात यह है कि भाई मंत्रिपरिषद जो है, लोकसभा में जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो जनता के डायरेक्ट चुने हुए कैंडिडेट हैं। जनता ने उनका प्रत्यक्ष चुनाव किया है और प्रत्यक्ष चुनाव की वजह से जवाबदेहिता भी जनता के प्रति रहेगी, ठीक है, समझ रहे होंगे। जब प्रत्यक्ष जवाबदेहिता किसके प्रति रहेगी? जनता के प्रति रहेगी। तो यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने जो मंत्रिपरिषद है उसकी जवाबदेहिता किसके प्रति रखी है? लोकसभा के प्रति रखी है, ठीक है। यहां पर बताया गया है भाई राज्यसभा जो सरकार की आलोचना कर सकती है लेकिन उसे हटा नहीं सकती, जब लोकसभा हटा सकती है। अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया है किसी सरकार ने तो उसे हटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है कि मैंने बताया, जो भी लाइन बताई कि राज्यसभा में क्यों नहीं रखा गया, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया गया, तो वो रीजन यही है कि राज्यसभा जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। तो यहां पर इस वजह से इसे नहीं रखा गया कि भाई इस तर्क के अनुसार जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने का और वित्त नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए। इसी वजह से वित्तीय शक्तियां केवल लोकसभा को दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि जनता का डायरेक्ट सदन है ये। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगली बात बताई गई है कि भाई अगला रोल क्या करती है लोकसभा? ये सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट वगैरह, ये सब जो शक्तियां जो है लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियां हैं। ऊपर आपने पढ़ ली हैं, अगर आपने ऊपर पढ़ ली हैं या समझ आ गई तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी कि भाई संसद में कानून बनते कैसे हैं। वास्तव में संसद जो है कानून बनाती कैसे है वो हम देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर आप जान लीजिए कि कानून जो है वो कई प्रक्रिया, यानी कानून बनने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को एक पूरी प्रॉपर कई अवस्थाएं, स्टेजेस होती हैं, उनके जरिए गुजरना पड़ता है, उनसे गुजरना पड़ता है। ये सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से आती है? जनता की इच्छा से, कि जनता चाह क्या रही है। तो तमाम समितियां बनाई जाती हैं जो जनता जनार्दन की राय मांगती है, जनता की जो हाल है उस हाल का जो है यहाँ पर कह सकते हैं, उस हाल का जो है देखती हैं, उस हाल को यहाँ पे परखती हैं कि भाई जनता को क्या चाहिए, जनता में क्या डिमांड है। फिर समितियां रिपोर्ट तैयार करती हैं, रिपोर्ट ये सदन को सौंपती हैं, ठीक है। सदन इसे स्वीकार अस्वीकार कर सकता है। फिर यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होता है उसका रोल ये हो जाता है कि भाई वो इन रिपोर्ट के आधार पर विधेयक वगैरह तैयार करवाता है। अभी नौकरशाहों के जरिए विधेयक पर सदन में चर्चा होती है, ठीक है। विधेयक या तो पारित हो जाता है लोकसभा में, एक सदन से पारित हो जाता है, या रद्द हो जाता है। अगर यहाँ से पारित हो गया है तो फिर सेकंड सदन में पहुंचेगा, यानी राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा में भी वही प्रोसीजर है, पारित होगा या फिर जो है बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर सुझाव के लिए भेज दिया जाएगा लोकसभा में दोबारा। यहां पर एक कंडीशन और दी गई है, बताया गया है कि कभी कभी जरूरतें ऐसी पड़ जाती हैं जब तालमेल ना बैठ रहा हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा में तालमेल ना बैठे, तो यहां पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। संविधान में आर्टिकल 108 के तहत, यानी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब देखिए संयुक्त बैठक के प्रावधान में यहां पर लोकसभा को एडवांटेज मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहां पर संयुक्त बैठक में जब वोटिंग होती है तो लोकसभा कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में यहां पर राज्यसभा वाले अपने आप दब जाते हैं। तो ये बात, इस बात की आलोचना भी होती है, लेकिन यहाँ संविधान में प्रावधान है जब मतभेद हो तो ऐसा हो सकता है। और अब तक 3 बार बैठकें भी हो चुकी हैं ऐसे, तो आप जानते हैं ये, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब यहाँ से भी बैठक निकलने के बाद क्या होता है, यहाँ से यानी दूसरे सदन से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लंबित भी कर सकता है। और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तो विधेयक कानून बन जाता है। ये विधेयक की प्रोसीजर है। अब यहाँ पे ऊपर प्रोसीजर वो बताया गया है विधेयक के बारे में, विधेयक की प्रकृति कौन सी है। धन विधेयक है। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है, कोई सदन में रख सकते हैं। धन विधेयक है तो विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है, ठीक है, सामान्य विधेयक के ऊपर या फिर धन विधेयक के संदर्भ में बताया गया है यहाँ पर। वैसे विधेयक की प्रक्रिया जो आपने देखी, ये प्रक्रिया आपने यहाँ से यहाँ तक देख ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और जान लीजिए।
विधेयक कौन कौन ला सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात आपने ऊपर अभी देखी कि विधेयक वही ला सकता है जिसकी सरकार का समर्थन, जिसको सरकार का समर्थन हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सरकार का समर्थन होगा तो विधेयक पारित हो पाएगा, और सरकार का समर्थन नहीं है तो विधेयक लाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा जो मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के, तो मंत्री के अतिरिक्त अगर कोई कैंडिडेट सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, और मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो विधेयक कौन कौन से प्रकार के हैं? विधेयकों के प्रकार बताए गए हैं, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, ठीक है, गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त का मतलब क्या है? सामान्य विधेयक आ जाते हैं गैर वित्त में, और संविधान संशोधन वाले विधेयक आ जाते हैं, और वित्त विधेयक में जानते ही वित्त विधेयक होते हैं। तो ये विधेयकों के प्रकार हैं, 4 प्रकार के हो गए आपके, सरकारी, निजी, ठीक है, और सरकारी, और इनमें भी आपने देख लिए, यहाँ कैटेगराइज कर लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये देख लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पहले काफ़ी बहस होती है, कि ये पूछा जाता है भाई जरूरत क्या पड़ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई राजनीतिक दल जो अपने चुनावी वायदों को भुनाने के लिए या चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। तो यहाँ पर सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। कई मीडिया समूह वगैरह जो है, जनता जनार्दन भी विधेयक लाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। या फिर यहाँ पर बताया गया कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, एक राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हर सरकार यही देखती है कि कौन सा ऐसा कानून लाया जाए जिसके जरिए जनता का समर्थन हमें ज़्यादा मिले। यही सोचती है यार, मतलब सबके मन में एक बात है कि भाई क्या कैसा किया जाए, प्रावधान किया जाए जिससे हमारी भावी समय में हमारी जो सरकार फिर से बने, जनता हमारी फिर से हमारी ओर फिर से आकर्षित हो। ठीक है, हमें वोट फिर से दो। हर विधेयक जो लोग जानते हैं सब राजनीतिक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो हमेशा ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कानून को लागू करने के लिए कौन कौन संसाधनों को जुटाया जाएगा, विधेयक को कितना समर्थन मिलेगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की जो है चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। इन सब पूरा अपना सियासी गणित, सियासी गुणाभाग पूरा लगा लेते हैं। काफी बार क्या हो जाता है, जब गठबंधन सरकारें होती हैं, गठबंधन वाली सरकारें होती हैं, वहां पर विधेयक पारित करवाना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है। टेढ़ी खीर का मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि आप कुछ लोग वहाँ समर्थन में है विधेयक के, अब समर्थन में है, और जो समर्थन में नहीं है और मान लो उन्होंने समर्थन अपना वापस ले लिया, सरकार गिर जाएगी। तो उस समय गठबंधन सरकारों में बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाती है, सबको मनाना पड़ता है। ठीक है, तब विधेयक पारित हो पाता है। तो आप ये जानते हैं विधेयकों के बारे में, पढ़ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब विधेयक के बारे में बताया गया है कि भाई विधेयक कहाँ से चलता है। ऊपर आपने विधेयक का फॉर्मेट देख लिया कि समिति रिपोर्ट जारी करती है और फिर वहाँ पे मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है, पूरा आपने देख लिया, और इसी करके ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और सदन में फिर रखा जाता है। तो यहाँ पर वही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विधेयक के संदर्भ में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से डिसीजन जो लिया जाता है वो वहीं से लिया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका में जो वास्तविक कार्यपालक होती है, प्रधानमंत्री जी, उनकी कैबिनेट वगैरह, वो डिसीजन लेती है कि हमें क्या करना है, कैसे लाना है। पूरा फॉर्मेट वो लोग अपना तैयार करवाते हैं, उसके बाद विधेयक लाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति पर स्वीकृति कर देता है जिस पर कानून तैयार होना है, तो विधेयक का प्रारूप बनना स्टार्ट हो जाता है, और विधेयक जिस मंत्रालय से संबद्ध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। यानी मान लीजिए जिस मंत्रालय से, जैसे आपको बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि एक आपकी जो अभी लड़कियों की उम्र जो है 18 से 21 करने की बात की जा रही है, ये कानून मंत्रालय नहीं विधि मंत्रालय बनाएगा, और इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भागीदारी देगा, क्योंकि वास्तव में महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बाल कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। तो इसमें ये मंत्रालय इसमें भागीदारी देगा, और बनाएगा कौन? इसे विधि मंत्रालय बनाएगा। अब मान लीजिए कोई पेंशन से संबंधित है तो पेंशन और कार्मिक मंत्रालय यहाँ पर लेकर आएगा। तो विभिन्न मंत्रालयों को कार्यभार सौंप दिया जाता है। ठीक है, जैसे जिस मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने ऊपर देख ही लिया कि विधेयक हमेशा जो है सरकारी सदस्य पेश करता है, यानी मंत्री पेश करता है, मंत्री। ठीक है, यानी मंत्री के बिना कोई अगर पेश करता है तो निजी विधेयक कहा कहलाया जाता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, वही बात यहाँ पे दोहराई गई है। तो विधेयकों पर ये बताया गया कि विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। विभिन्न समितियां जो है विधेयकों पर अपनी विचार विमर्श करती हैं। यानी समिति, आपने ये पढ़ा ही होगा कि सदन में जो तमाम समितियां होती हैं जो विधेयकों पर जो है पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप विचार विमर्श करती हैं, संशोधन के लिए सिफारिशें भी करती हैं, सदन को भेजती हैं। इनमें ये जो है यहाँ पे समितियां ये भेजती भी हैं कि भाई कौन कौन से सुधार होने चाहिए। ठीक है, तो विधेयकों पर विचार विमर्श क्या है, संसदीय समितियां करती हैं, और समिति की सिफारिशों को सदन में भेजा जाता है। इस वजह से समितियों को क्या है, लघु विधायिका भी कभी कभी कहा कहते हैं, समितियां बनी होती हैं। आप सभी को पता है समितियां कैसे बनी होती हैं, क्या है, आप जानते हैं इनके बारे में। ठीक है, और ये जो है कानून निर्माण का दूसरा चरण है। यानी पहला चरण आपने ऊपर पढ़ लिया, ये वाला पहला चरण था, ये दूसरा चरण है। ठीक है, समितियों के पास जा रहा है, समितियां जो है चेक कर रही हैं
ठीक है। तीसरा चरण क्या है इसका? तीसरे चरण में क्या है, विधेयक पर मतदान होता है, वोटिंग होती है, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसके अपोजिशन में हैं, वोटिंग की होती है। और ऐसे करके यहाँ पे विधेयक पारित हो जाता है, दूसरी सदन में चला जाता है और वहां पर भी यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एंड में यहां सबसे निकलने के बाद आप पता होगा, अब देखिए यहां पर बताया गया है कि मतभेद हो, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है। यहां पर सबसे पहले लास्ट वाली लाइन में पढ़ देता हूं, उसके बाद बीच वाला पोर्शन ये मैं बताऊंगा, ये ठीक है। लास्ट वाली लाइन इसमें जो विधेयक का पूरा प्रोसीजर है वो अंतिम वाला बता देते हैं, यानी कि संसद से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद वो कानून बन जाता है, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा का रोल बताया गया है कि मान लीजिए धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा तो क्या होगा। आपको पता है धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, और जब ये राज्यसभा में जाए तो राज्यसभा उसे स्वीकृति दे सकता है या फिर संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। प्रस्तावित का मतलब संशोधन करेगा नहीं, प्रस्तावित करेगा कि भाई इसे संशोधन कर दीजिए। अब उस संशोधन को जो है धन विधेयक को ये अस्वीकार नहीं कर सकती राज्यसभा। दूसरी बात, ये संशोधन का प्रस्तावित किया है, उसे लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। अगली बात यहाँ पे और है कि राज्यसभा में अगर 14 दिन से ज्यादा अगर विधेयक ये पेंडिंग हो जाता है ये वाला धन विधेयक वाला, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। तो यहाँ पर राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा की जो है धन विधेयक के संदर्भ में शक्तियां जो है सीमित हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट में ये देखने को मिल रहा है, तो आपने ये देख लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है आपकी जो है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, आप सभी लोग जानते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई लोकसभा में किसी दल को बहुमत होना बड़ा आवश्यक है। बहुमत होने पर ही यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। जानते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसके बाद वो अपनी सहमति से पूरा कार्यपालिका का गठन करवाता है कि भाई ये लोग रहेंगे, ये मंत्री बनेंगे, ये फलाना मंत्रालय बनेगा, ठीक है। कभी कभी आपने ये भी देखा है कि जब प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है तो कार्यपालिका विधायिका पे हावी हो जाती है, यानी संसदीय लोकतंत्र जो है मंत्रिमंडल को तानाशाही बदल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सरकार प्रचंड बहुमत से है तो वो विधायिका की नहीं मानेगी, मंत्रिमंडल जो कहेगा वही विधायकों को मानना पड़ेगा, यानी वही लोकसभा कैंडिडेट को मानना पड़ेगा। यही देखने को मिलता है काफी बार। यहाँ पे बताया गया संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर नियंत्रित कर सकती है कार्यपालिका को, यानी कि विचार बहस वगैरह यही सब चीजें हैं, यानी कि ये सब चीजें यहाँ पर हैं। ये वही बातें यहाँ पे दोहराई गई हैं, कुछ नया नहीं है। मेन चीज यहाँ पर यह बताई गई है कि विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, यानी कि ये अपने वक्तव्यों से स्वतंत्र होते हैं। इनके वक्तव्यों को लेकर इन्हें कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यानी आप देखते होंगे ऊंट पटांग जो ये बोल जाते हैं संसद में ये क्यों बोल जाते हैं, इन पर कोई केस क्यों नहीं होता है। केवल और केवल यहाँ पर जो अध्यक्ष जी हैं वही इन पर कार्रवाई करते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दायरे से बाहर हैं ये, ठीक है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान निर्माताओं ने ही रख दिया था, ठीक है। यानी कि विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और ये संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में है। और यहाँ बताया गया है अध्यक्ष यहाँ पर अंतिम निर्णय लेता है, ये नोट करके लिख लेना। यानी यहाँ पर अध्यक्ष तय करता है कि भाई वो वक्तव्य जो है वास्तव में संसद की गरिमा के खिलाफ था, गरिमा का हनन कर रहा था, तो उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। यानी आपने देखा होगा वैसे तो कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने अगर उल्टा सीधा बयान दिया तो हम लोग उसे कोर्ट में घसीट लेते हैं, मानहानि वगैरह का मुकदमा दायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर उन्हें पहले से वहां पर सिक्योरिटी दे दी गई है, सुरक्षा दे दी गई है संवैधानिक प्रावधानों के तहत। तो ये तो आपने देख लिया, और ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी संसदीय नियंत्रण के साधन। देखिए लोकतंत्र में यहां पर जो विधायिका है वो अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करवाने के लिए तमाम काम करती है। तमाम यहाँ पे प्रक्रियाएं हैं जिनके जरिए जो है विधायिका कार्यपालिका की जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है, और ये कई तरीकों से काम करती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर है बहस और विवाद, यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हर जो संविधान का जो अंग है उन सभी में एक यहाँ पर कहा जाए एक सामंजस्य बना रहे, तभी जो है हमारी देश जो है प्रगति पर बढ़ सकता है। और इनमें किसी भी अंग में जो यहाँ पर मतभेद होगा या फिर कोई भी अंग एक दूसरे पर हावी होगा तो वहीं पर यहाँ पर स्थिति जो है कह सकते हैं डामाडोल हो जाएगी, यानी स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि कार्यपालिका भी ज़्यादा हावी ना हो जाए और या फिर विधायिका भी बिल्कुल निष्क्रिय ना हो जाए। तो जरूरी ये है कि विधायिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रख रही है। तो कुछ तरीके हैं जिसके जरिए विधायिका ये काम कर रही है। तो सबसे पहला तरीका है बहस और वाद विवाद। आपको पता होगा कि कार्यपालिका द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं या नीतियां प्रपोज की जाती हैं
तो उन पर विधायिका के लोग यानी सदन की कार्यवाहियों में बहस होती है। और बहस जो है कुछ अवसर यहाँ पे बहस के दिए जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे प्रश्नकाल। यहाँ पे प्रश्नकाल जो होता है, प्रश्नकाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनमें। प्रश्नकाल में क्या होता है, यहाँ पर संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन जो है प्रश्नकाल होता है। यहाँ पर मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मंत्रियों यानी यहाँ पर प्रश्नकाल में जो मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं और मंत्रियों को उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, मंत्री कौन है? मंत्री वही है यानी कैबिनेट वाले मंत्री। जो कैबिनेट से अभिप्राय मेरा ये है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री रखे गए हैं, यानी कि जो आपके वास्तविक कार्यपालक ने अपनी जो आपकी बनाया है मंत्रिमंडल, और जहां पर जो मंत्री वहां पर बनाए गए हैं उन मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं संबंधित मंत्रालय के मंत्री से। ठीक है, कि भाई ये है तो क्यों है। उसके बाद आता है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल में क्या है, इसमें सदस्य जो है किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। समझ लीजिए, यहां पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर लोकहित का कोई मामला आ सकता है, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है इसी दौरान। यहां पर तो शून्यकाल में यहां पर कह सकते हैं प्रतिबद्धता नहीं है मंत्रियों की, लेकिन प्रश्नकाल में मंत्री जो प्रतिबद्ध हैं। और प्रश्नकाल सबसे प्रभावी तरीका है जिसके जरिए कार्यपालिका पर ये नजर रख पाती हैं। यानी प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, प्रभावी तरीका है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्नकाल में मंत्रियों को उत्तर देने पड़ते हैं, यानी कि वर्तमान कार्यपालिका को उत्तर देने पड़ते हैं। वर्तमान जो सरकार है, सरकार के प्रतिनिधियों को उत्तर देने पड़ते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्नकाल में, जिसके उन्हें जवाब देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि लोक अभिहित के विषय हैं, मूल्य वृद्धि है, अनाज उपलब्धता है, कमजोर वर्गों पर अत्याचार वगैरह हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा सरगर्मी जो देखी जाती है, सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें गर्मी अगर देखी जाए तो प्रश्नकाल में ही होती है। क्योंकि प्रश्नकाल में सरकार की आलोचना भी होती है, सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। कभी क्या होता है, वाद विवाद भी तीखे होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के पास भी कुछ लोग चले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि सदन से लोग वॉकआउट कर जाते हैं, यानी बहिर्गमन कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाई प्रश्नकाल के दौरान समय भी बर्बाद होता है। तो ये सब चीजें नियंत्रित कौन रखेगा? अध्यक्ष नियंत्रित रखता है। लगता है कभी कभी प्रश्नकाल जो है लिमिट से क्रॉस कर रहा है, या कोई कैंडिडेट जो है सदन का जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, तो सदन में जो है उस पर अध्यक्ष कार्यवाही भी करता है। तो यहाँ हमें वही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई संसद का क्या है कि भाई कानून कार्यपालिका जो अपना प्रपोज करती है नीतियों वगैरह को, तो उन नीतियों को यहाँ पर ये स्वीकृति भी दे सकती है, या फिर इसे लटका भी सकती है, पेंडिंग में भी डाल सकती है। यानी कई बार क्या हो जाता है कि आपने ये देखा होगा, जब प्रचंड बहुमत में कोई सरकार होती है तो वो कोशिश यही करती है कि हमारे सारे कानून पारित हो जाएं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसका पूरा बहुमत है लोकसभा में। अब लेकिन राज्यसभा में पूरा बहुमत नहीं होता है। राज्यसभा चूंकि वो हर 2 साल बाद उसके 1/3 कैंडिडेट रिटायर होते हैं, तो राज्यसभा में किसी भी पार्टी का पूरा बहुमत एक साथ नहीं आ पाता है, टाइम लगता है राज्यसभा में बहुमत आने में। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर कानूनों की स्वीकृति के बारे में भी संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया जिस सरकार को विधायिका में माफिक जो है बहुमत होता है तो उसे आसानी से स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गठबंधन वाले हैं, गठजोड़ वाले हैं, उनके लिए तालमेल बिठा पाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बात है उन्हें सभी को मनाना पड़ता है। इसके लिए वो क्या है, उनके साथ बोल तोल करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ छुपा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसे बोलते हैं, देखिए सब गठबंधन होते हैं, सब लेन देन सब चलता है यहाँ पे। तो मोल तोल का मतलब ही यही है, समझे, कि कुछ मुद्दों पर आप दब जाइए, कुछ मुद्दों पर हम दब जाते हैं, ऐसे करके सब चलता है। आपने सुना भी होगा, जैसे आपने देखा होगा जब अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है सत्ता में जब नहीं थी तब कहती थी कि फलाने लोगों को जेल में डालेंगे, विपक्ष में ये सबको जेल में डालेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं, देखते भी होंगे। अब यही जो अभी तत्कालीन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इस गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां इनके खिलाफ इनको जेल में डालेंगे। तो ये सब कहने की बातें हैं, सब जानते हैं कि सब मिलजुल कर चलता है और वही मोल तोल होता है। जैसे काफी बार हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जब गठबंधन की सरकारें हुई हैं तो लोकसभा से तो कोई विधेयक पारित हो गया है, अब चूंकि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से वो विधेयक जो है राज्यसभा में लटक गया है, और राज्यसभा में उसे जो है या तो बिल्कुल खारिज कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, या फिर कुछ हमें रियायतें देकर यहाँ पे पास करवाना पड़ा है। जैसे बताया गया है 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग की सरकार थी, तो वहां पर यही है कि जब दोनों सदनों से स्वीकृति तभी मिली जब कुछ रियायतें दी गई, और कई सारे विधेयक जो थे लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा में जो है वो अस्वीकृत हो गए। ठीक, जैसे बताया गया है लोकपाल हुआ, आतंकवाद निरोधक विधेयक है, ठीक है, ये राज्यसभा में अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि वहां पे बहुमत नहीं था सरकार का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला काम क्या है,
यहाँ पर वित्तीय नियंत्रण का। वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या है, आप जानते होंगे कि सरकार को विभिन्न कामों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार क्या करती है कि भाई बजट अपना पेश करती है, यानी सरकार वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए बजट के द्वारा करती है। तो यहाँ पर ये बजट लाना एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। संसदीय बजट पेश करना क्या है, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लिख लेना, बजट पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है संसद में, यानी हर साल पेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाहे कि हम बजट पेश करेंगे ना, केवल एक बार पेश कर दें। सरकार को बजट लाना पड़ता है, अपना बताना पड़ता है कि भाई हम कहाँ कितना खर्च करेंगे, कौन कौन से मद में कितना यहाँ पे निकालेंगे, ये सब है। तो ये एक जिम्मेदारी के कारण क्या है, विधायिका जो है आपकी यहाँ पर, तो विधायिका को कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का अवसर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे धन की स्वीकृति ही देता है सदन। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने कारणों पर चर्चा करती है। इस संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर कुछ चीजें भी बनाई गई, जैसे कैग बनाया गया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बनाया गया है, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है, और संसद की लोक लेखा समिति है। तो ये धन का दुरुपयोग वगैरह के मामलों की जांच करती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जांच कर सकती हैं, कार्यवाही नहीं करती हैं। ये इनकी रिपोर्ट वगैरह होती है, सदन के पटल पे रखी जाती हैं। और आप सब जानते हैं जांच करना कार्रवाई करने में अंतर है। जांच तो हम किसी की भी कर रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं होनी है तो जांच का मतलब क्या रह जाएगा, केवल वो वही है कि सरगर्मी आपस में बहस हो जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस बात की आलोचना भी होती है, और लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने बताया भी है, यहाँ पर उसमें लिखा भी है इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने ये सब बना दिए हैं संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अगली हेडिंग आपकी जो है, ये आपकी चौथी हेडिंग है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि जब कोई सरकार गवर्नमेंट जो है वो अपना जो है विश्वास खो देती है, यानी कि अपना गठबंधन उसका टूट जाता है, या उसके कैंडिडेट जो है दल बदल के आधार पर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तब उसे जो है अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब बहुमत नहीं रह खत्म हो जाता है तो उससे जो है हटना पड़ता है, और जब बहुमत खत्म हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। जैसे 1989 का उदाहरण दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव एक विकल्प है, ऐसा विकल्प है जिसके जरिए सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यानी मेन चीज ये है, सरकारें इससे नियंत्रित हो जाती हैं। दूसरी बात यह है, जब गठबंधन सरकारें जब होती हैं तब वहां पर यह विश्वास प्रस्ताव ज्यादा काम करता है। गठबंधन में जानते ही हैं कि एक ना एक व्यक्ति रूठ ही जाएगा, एक ना एक व्यक्ति की जब किसी और दल की जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, वो कहेगा नहीं हम तो जा रहे साइड में, अब आप बनाते रहो सरकार, ऑब्वियसली बात सरकार गिर जाएगी। तो ये गठबंधन सरकार में ज्यादा प्रभावी होता है विश्वास प्रस्ताव। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है लास्ट में जाते जाते, दशकों में लोकसभा राज्यसभा की विधानसभा में जो है बहस पर खर्चे किए जा रहे हैं, जो उनमें गिरावट आई है। मेन चीज़ ये है कि देखिए आप लोग जानते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पर तमाम सदन के सदस्य वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आते नहीं हैं, ये देखने को मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यूनिक ले सकते हैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का। सचिन जी जो है नॉमिनेट किए गए राज्यसभा के लिए, लेकिन जब उनका रिजल्ट डिस्प्ले किया गया सचिन जी जाते ही नहीं थे राज्यसभा में, न बना दिए गए हैं राज्यसभा के मेंबर, पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही हाल आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेट वाले भी कुछ लोग हैं, उन्हें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बना दिए गए हैं, क्योंकि भाई प्लेयर हैं यहाँ पर, बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, तो बना दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आप अखबारों में पढ़े होंगे जिन पर सदन की कार्रवाइयां भी बाद में हुई कि भाई आते क्यों नहीं हो आप जब सदन में हो। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई बार ये है कि सदन की कार्रवाइयों के लिए गढ़पूर्ति होनी चाहिए, यानी कोरम बनाया गया है कि भाई इतने फीसद सदस्य होंगे ही होंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तभी वो कार्रवाई संचालित होगी। तो कई बार क्या होता है कि भाई सदस्य जब आते नहीं है तो कोरम का अभाव होता है, यानी कि जितने सदस्य हमें चाहिए जो है कार्रवाई संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्य, उतने न्यूनतम सदस्य हैं ही नहीं। तो मजबूरी ये है कभी कभी सदन को स्थगित करना पड़ जाता है। तो ऐसे करके सदन की कार्रवाइयां प्रभावित होती हैं। यानी ये हम लोगों की दिक्कत नहीं है, ये वास्तव में जो संसद वगैरह हैं इनकी प्रॉब्लम है। ये लोग जो है अपनी जो कहते हैं काम चोरी या मक्कारी जो करते हैं उसकी वजह से ये समस्याएं आपके सामने रखी गई हैं कि भाई ये सरकार का यानी कि हमारा जो पैसा है टैक्स वाला वो भी खर्च हो रहा है और ये लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये इस बात का यहाँ पर आपके सामने निशानी है ये। तो कहीं ना कहीं इसके मामले में मेरा मानना यही है, जब तक जो सरकारें हैं या फिर सभी दल मिलकर इस पर एक मत नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्था चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे आपके कहने से नहीं होगी चेंज ये। ठीक है, अब किसी कोई मान लीजिए आपने प्रतिनिधि चुन दिया, अब प्रतिनिधि संसद में अपनी अटेंडेंस दे रहा है या नहीं जा रहा है, तो अब ये तो उस पर डिपेंड करता है, आप पर थोड़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने तो एक बार वोट दे दिया, तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। इसके अलावा संसदीय समितियां जो बनाई गई हैं ये क्या करती हैं, संसदीय समितियों का क्या रोल है वो हम देखेंगे। देखिए संसदीय समितियों का गठन जो है, इनका गठन जो है संसदीय कामकाज का करने के लिए किया गया है,
और ये केवल कानून बनाने में ही मदद नहीं करती हैं बल्कि दैनिक कार्यों में भी ये मदद करती हैं। ये समय समय पर अपनी राय भी वगैरह भी देती हैं, विभिन्न विभाग मंत्रालय वगैरह के अनुदानों की मांगों का अध्ययन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा खर्चों की जांच करती हैं, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करती हैं। 1983 से यहाँ ये व्यवस्था की गई है, यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि भाई कुछ समितियाँ यहाँ पे स्थायी बनाई गई हैं, यानी कि वो समितियाँ भंग नहीं की जाएंगी बल्कि स्थायी तौर पर रहेंगी, ठीक है। जबकि कुछ समितियां जो होती हैं तदर्थ होती हैं, यानी कि समय समय पर बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे 20 समितियां जो है स्थायी हैं, बजट खर्चे वगैरह संबंधित जो देखती हैं 20 समितियां लगभग स्थायी हैं। और देखिए यहाँ पर जो समितियां होती हैं इनके लिए चुनाव कहाँ से होता है, इनके लिए चुनाव जो निर्वाचित कैंडिडेट हैं आपके जनप्रतिनिधि, उन्हीं में से इनके लिए कैंडिडेट चुने जाते हैं। यहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों के कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त समितियां भी बनाई जाती हैं, संयुक्त समितियों में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, संयुक्त चर्चा होती है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिख लेना आप अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, और संसदीय समितियां बनाने का रीजन यही था कि कार्यभार हल्का हो गया। तो कार्यभार हल्का होने से क्या हुआ कि भाई काफ़ी सारा काम यही लोग निपटा देते हैं। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा हमें। अगली हेडिंग आपकी जो है यहाँ पर अगली हेडिंग जो है, देखिए कार्टून दिया हुआ है, संसद के 50 वर्ष हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है। तो ये बच्चा पूछ रहा है कि पिछले 50 वर्षों में संसद से कितने वॉकआउट हुआ। वॉकआउट का मतलब क्या है कि जरा सा लगता है संसद सदस्यों की हमारा अब यहाँ पे दाल नहीं गल रही है, साइड में निकल जाते हैं, या फिर हमारी यहाँ पे बहस नहीं चल पा रही, साइड में निकल जाते हैं। यानी कि वॉकआउट वाला रूल बहुत गलत है। वहाँ पे रूल क्या है कि भाई मन मर्जी है, कोई यहाँ पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, संसद में जो कार्रवाइयाँ हैं उनके भाषण जो दिए जाते हैं उस पर कोई जवाब देता नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है। इस वजह से यहाँ पर वॉकआउट वगैरह देखने को मिलेगा, ये बार बार बहिर्गमन कर जाते हैं। अब यहाँ अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी को मालूम है, देश चलाने वाली जो संस्था है उसका अनुशासित होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो अनुशासन में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वही अनुशासन में नहीं रहेगी, वही अनुशासन का पालन नहीं करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है देश का अनुशासन कैसे ठीक करेगी। तो यहाँ पर अनुशासन इसलिए रखा गया है कि भाई संसद की कार्रवाई आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे। तो यहाँ पर सदन का अध्यक्ष जो है, मेन चीज़ है, सदन का अध्यक्ष जो है वो विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी है, और वही तय करता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए सदन की गरिमा को हानि पहुंचाता है, हनन पहुंचाता है, तो उस पर कार्रवाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे कानून हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि कानून से स्वतंत्र हैं ये लोग, ठीक है। ये बात पहली संविधान निर्माताओं ने रख दी है, क्लियर कर दी है। केवल सदन का जो अध्यक्ष है वही कार्रवाई करेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बताया गया है, कार्टून बना है, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। वॉकआउट नहीं आउट करने का मतलब क्या है कि भाई इन्हें अध्यक्ष ने बाहर निकाल दिया, इन्होंने कुछ किया होगा, शोरगुल किया होगा, या फिर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई होगी, तो सदस्य ने इन्हें बाहर जाने का आदेश दे दिया कि बाहर निकलो यहाँ, ठीक है, आउट कर दिया इन्हें। तो एक कार्टून बनाया गया आपके सामने। अगला तरीका यहाँ पर यह है स्वयं को नियंत्रित करने का, दल विरोधी कानून। यानी आपने देखा होगा कि भाई सरकारें बन जाती हैं, लोग किसी न किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि भाई जिस पार्टी से जीत कर आए हैं वहाँ पर उनकी नहीं सुनी जा रही है, दूसरी पार्टी उन्हें लालच दे रही है, तो उस पार्टी में चले जाते हैं। तो दल विदल की समस्या जो है आज़ादी के बाद से गंभीर समस्या रही है। बाद में आकर सब पार्टियां एकमत हुई कि भाई इसे कैसे रोका जाए। तब आपको पता होगा 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके जरिए दल बदल विरोधी कानून बना, ठीक है। फिर पुनः सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, इसमें फिर से संशोधन किया गया। रीजन यही था कि जो दल बदल करने वाले लोग हैं इन पर कुछ अंकुश लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं दल बदल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दल बदल, ठीक है। इन दल बदल के लिए 1985 में ये कानून लाया गया, ठीक है, इसे ये कहते हैं। और इसमें ये यहाँ से ये सब पॉइंट लिख लेना। तो ये करता क्या है, ये किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देता है, ठीक है। तो या फिर राजनीतिक रूप पद के लिए उसे अयोग्य घोषित कर देता है, जैसे मंत्री वगैरह के लिए अयोग्य घोषित कर देता है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ एंड में एक बात कही गई है कि पिछले 20 वर्षों का अनुभव कहता है दल बदल विरोधी कानून जो है ये रोकने में सफल नहीं हो पाया है। यानी जोड़ तोड़ खूब हुई है, लोग आए हैं गए हैं, क्योंकि इसमें प्रावधान ऐसे रख दिए गए, 1/3 वाला रख दिया गया कि 1/3 कैंडिडेट अगर मूव कर रहे हैं कहीं तो वो अयोग्य नहीं कहलाए जाएंगे। कई सारे प्रावधान चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पर साफ साफ एंड में कहा गया है कि भाई ये सब रोकने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी भाई हमारी संसद जो है, लोकतंत्र हमारा आदर्श लोकतंत्र है, हम आदर्श लोकतंत्र में रह जी रहे हैं। फिर भी यानी कि हमारे यहाँ लचीला पद्धति है, हम जो चाहें वो हो सकता है, स्ट्रिक्ट भी बन सकता है
यहाँ पे लचीला भी बन सकता है। कुल मिलाकर जो है देश की व्यवस्था जो है समय समय पे सुधर रही है और आने वाले समय में सुधरेगी ही। मेन रीज़न ये है कि देखिए मेरा मानना ये है, मेरी अगर अपनी राय अगर आप लास्ट में पूछेंगे तो मेरा मानना यह है कि जनता जागरूक हो जाए, जनता अगर पढ़ लिख जाए तो जनता जब अपने अधिकारों की बात करेगी, अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी और किसी को ब्लाइंड रूप से यानी केवल अंधेपन में किसी को फॉलो नहीं करेगी तो अपने आप सुधार आ जाएगा, ये लोग अपने आप सुधर जाएंगे। अब होता क्या है कि ये लोग वादे करते हैं, जनता मान लेती है आंख बंद करके, इन्हें फॉलो करने लगती है, तभी ये जो काम चोरी करते हैं। और जनता अगर सशक्त रहेगी, जनता जो सवाल पूछेगी बार बार, तो ये लोग भी काम करेंगे, सुधार आएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मेरा मानना ये है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनके तो शॉर्ट नोट्स बना ही लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।